How are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll continue the same lesson, chapter 9, Bholi by K.A. Abbas, and this is the second lecture of this lesson. Be attentive. We have to start from this very paragraph. Just open your textbook and just come to the point. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Bholi got up. Now tell me your name. अब जो भोली स्कूल में आई हुई है, ठीक है, तो जो टीचर्स हैं वो उससे बहुत ही प्रॉपर तरीके से मतलब बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये कमांड नहीं है, मैं आपको बस एक फ्रेंडली सजेशन दे रही हूँ कि भोली उठो, मतलब आप उठो और अपना नाम बताओ. क्लियर? नाउ टेल मी योर नेम. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. अब उसकी पूरी बॉडी पे मतलब कि स्वेट पसीना जैसे आ जाता है. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर. और उसे मतलब ये फील होता है कि क्या कहीं उसकी ये जो लड़खड़ाती हुई टंग है कहीं ये उसको डिसग्रेस ना कर दे, फिर एम्बैरस ना करे. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड ऑफ वुमेन, मतलब इतनी मतलब वो अच्छी थी कि उसने डिसाइड किया कि वो एक एफर्ट करेगी. और शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी उस टीचर की. शी और वो उसके ऊपर हंसी नहीं हंसेगी. तो वो अपना एफर्ट करती है और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, मतलब हकलाते हुए थोड़ा सा बोली. शी बिगेन टू स्टैमर. वो थोड़ा थोड़ा स्टैमर करती है. स्टैमर मीन्स मतलब हकलाना. वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर. टीचर जो है ना फिर उसको इनकरेज कर देते हैं, मतलब कि वेल डन उनको इनकरेज करते हैं कि हाँ तुमने ठीक किया, बहुत अच्छा किया. कम ऑन नाउ द फुल नेम. और अब ये फिर उसका पूरा नाम पूछना चाहते हैं. व्हाट इज योर फुल नेम ही वांट्स टू आस्क द टीचर. शी जस्ट गिविंग हर रिलैक्सेशन एंड सूथिंग वॉइस. शी इज जस्ट आस्किंग द थिंग्स. फिर वो दोबारा कहती है भ भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट. मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में शी वॉज नॉट एबल टू से इट, शी जस्ट स्टैमर्ड. वो केवल हकलाती है, प्रॉपर नहीं बोल पाती. लेकिन जो सेकंड एफर्ट रहता है उसमें वो अपना पूरा नाम बोल लेती है. ओके. एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. अचीवमेंट्स मीन्स हियर गेन. ओके. और उसके बाद उसको काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि उसने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी. हियर यू कैन सी इट. अचीवमेंट मीन्स गेन, कि उसने अपना नाम प्रोनाउंस कर लिया प्रॉपरली. वेल डन. द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. अभी कहते हैं कि वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने. टीचर ने उसको पेटेड. पेटेड मीन्स हियर व्हाट? पेटेड मीन्स टैप, थपकाना, थपकी देना, टैप टैप. ओके, यू कैन सी इट हियर. हर अफेक्शनेटली, उसको मतलब कि प्यार से बहुत स्नेह के साथ उसको मतलब कि दिया. पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. और फिर उसके बाद क्या होता है? पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि अपने हृदय से अपने डर को बाहर निकालो. क्लियर? और फिर तुम जो ना प्रॉपर तरीके से सबके सामने बोलने लायक हो जाओगे. नाउ भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. फिर भोली जो है इस चीज़ को देखती है और पूछती है क्या वास्तव में ऐसा है? यस यस इट विल बी वेरी इजी. हाँ, ये बहुत सरल होगा. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. तुम जो है स्कूल आओ हर रोज. विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली से वो बहुत प्यार से पूछती है. भोली नॉडेड. नो से इट अलाउड. भोली जो है ना मतलब कि अपनी गर्दन से हिलाती है और रिस्पॉन्स नहीं करती. तो फिर वो टीचर कहती है कि नहीं, जोर से बोलो. ये येस. एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड. और भोली अपने आप में इस चीज़ को लेकर मतलब कि आश्चर्य में रहती है और सरप्राइज रहती है. दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. और वो इस बात को कहने के लिए एबल रहती है, समर्थ रहती है. डिड नॉट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक. और डिंट टेल यू, और अब डिंट आई टेल यू, क्या मैंने नहीं कहा कि अब अपनी ये बुक लो. उसको बहुत प्यार से टैकल कर रही है उसकी टीचर. भोली को आश्चर्य हो रहा है कि मतलब कि कितने अच्छे तरीके से उसकी टीचर उसको टैकल कर रही है. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर वर इन कलर. डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी. अब जब बुक उसने देखी, उस बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्चर थे, नाइस पिक्चर्स थी, से सुंदर कलर थे. और उसमें क्या क्या थे? डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी. और मतलब ये सारे फिगर थे और उसमें जो काउ थी उसको बिल्कुल अपनी लक्ष्मी की याद आ जाती, लक्ष्मी काउ की. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स. और हर पिक्चर के साथ एक वर्ड था ब्लैक लेटर में बड़ा बड़ा लिखा हुआ. ओके.
In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. अभी मतलब कि in 1 month you will be, मतलब कि 1 महीने में तुम जो हो ना ये बुक पढ़ने लगोगी, और फिर कुछ दिन बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, फिर इससे ज़्यादा बड़ी बुक दूंगी, और फिर तुम जो है चीज़ों को सीखने लग जाओगी, ठीक है ना, सीखने लग जाओगी, आगे बढ़ने लग जाओगी। इस तरीके से जो है उसकी टीचर भोली को मोटिवेट करती है। अंडरस्टैंड, नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। फिर कहते समझ गई, अब तुम घर जाओ और जल्दी आना कल की मॉर्निंग में। भोली left as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse and blossomed into big red flowers। अभी कह रही भोली felt if suddenly, भोली को ऐसा लगता है जैसे कि अचानक से सारे जो बेल्स है विलेज टेम्पल की वो बजने लग गई है, और जो ट्रीज़ हैं उसके घर के सामने वो अचानक से खिल उठे हैं, रेड बड़े बड़े फ्लावर आ गए। यानी कि भोली बहुत खुश थी और उसके लिए सब कुछ अच्छा हो गया, सारा माहौल बहुत अच्छा हो गया। एवरीथिंग वॉज नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग वॉज चीयरिंग एंड काम एंड शी वॉज वेरी हैप्पी actually. Her heart was throbbing. Throbbing means beating strongly. Here you can see what is the meaning of throbbing. Throbbing means beating strongly. Clear? With a new hope and new life. नई hope, नई उम्मीद, नई life. She was very excited. वो बहुत excited थी, बहुत खुश थी। Thus the year passed, the village became a small town, the little primary school became a हाई स्कूल। समय बीतता गया, ठीक है, और इस तरीके से विलेज जो एक स्मॉल टाउन बन गया, और जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग। गिनिंग मीन्स सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स मिल। ओके, सेपरेटिंग रॉ कॉटन। कॉटन गेनिंग मीन्स रॉ कॉटन को उसके बीज से अलग करना। वो जो कपास होता है ना उसको उसके बीजों से अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। कॉटन गेनिंग मीन्स सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड। तो वहाँ पर जो है ना सिनेमा था अंडर अ टीन शेड में, ठीक है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल भी थी। मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर ट्रेन रेलवे स्टेशन की भी अरेंजमेंट हो गई थी, यानी कि सारी फैसिलिटी वहाँ पर डेवलप हो गई थी। The one night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept विशंबर्स प्रपोजल"। और एक रात की बात है, डिनर के बाद रामलाल जो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे को विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कि एक्चुअली विशंबर इज अ मैन हु हैज़ गिवन द प्रपोजल ऑफ मैरिज फॉर दिस भोली। ओके, तो इस भोली के लिए जो है ना इसके पास मैरिज का प्रपोजल आता है इसकी फैमिली के पास। तो इसका फादर जो है भोली का, वो अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा होता है कि शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल। यस सर्टेनली, यस सर सर्टेनली, हिज वाइफ सेड। उसकी वाइफ बोली हाँ बिल्कुल, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, a big shop, a house of his own, and here several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. अब वो कहती है कि उसकी मदर की हाँ बिल्कुल भोली तो खुश हो जाएगी, ठीक है ना। भोली की मदर कहती है, और वो लकी है क्योंकि उसके पास, विशंबर के पास क्या क्या है, लकी होगी भोली जो उसको ऐसा दूल्हा मिलेगा, क्योंकि उसके पास एक बड़ी शॉप है, उसका घर है, कई सारे उसके बैंक में अकाउंट हैं, मतलब काफ़ी पैसे हैं। और वो सबसे बड़ी चीज़ की डाउरी के बारे में भी नहीं पूछा। डाउरी डू यू नो द मीन्स मनी, द अमाउंट, द गिफ्ट्स, द प्रॉपर्टी विच आर गिवन टू द ग्रूम फैमिली बाय द ब्राइड फैमिली। ब्राइड फैमिली से ग्रूम की फैमिली में जो भी शादी के समय जो गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें दी जाती है, इसको हम डाउरी कहते हैं। इन हिंदी इट इज़ दहेज। दैट इज़ राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग। ओके, तो ठीक है, लेकिन अभी वो बहुत इतनी बड़ी भी नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्प्स। कहते वो लिम्प्स भी है और जैसे और मेरी ही एज का है। लिम्प्स मैंने लैम। ओके, और मोर ओवर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और उसकी पहली वाइफ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े भी है, यानी कि वो शादीशुदा भी है, लंगड़ा भी है। लैम मीन्स लंगड़ा, लिम्प मीन्स लंगड़ा। ओके, और वो जो है उसकी पहली और उसकी एज भी ज़्यादा है। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। मतलब कि उसकी वाइफ खुश थी कि ये शादी हो जानी चाहिए, बट उसका फादर थोड़ा सोच रहा था कि ये सब चीज़ें तो फेवर में नहीं है। 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। फिर इसकी मदर कहती है कि 45 हो या 50 हो, इस ये बहुत ज़्यादा एज नहीं है उसकी मदर की। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक्स मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। अभी कह रहे हैं कि हम लकी हैं दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो जो है दूसरे गांव से है,
एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसके जो भी मार्क्स उसके फेस पे, भोली के फेस पे जो पोक मार्क्स हैं जो बचपन में उसको हो गए थे, उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और कि वो बिल्कुल भोली है, उसके अंदर सेंस नहीं है, ये सब चीज़ें उसको पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। उसकी मदर कहती है कि अगर हम विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो पूरे जीवन भर अनमैरिड ही रह जाए। येस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। फिर कहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे इस बात पर अभी भी चिंता है कि भोली क्या सोचेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। और कोई मतलब क्या बोलेगा, वो बिल्कुल डम काउ की जैसे, कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल सीधी सी है, क्या होगा इसका। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल कहते हैं, मतलब मटर्ड मीन्स हियर विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स हियर स्लोली, धीरे बोलना, बुदबुदाना। क्लियर। तो रामलाल कहते हैं धीरे से कि मे कि हो सकता है तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। और भोली जो है दूसरे आंगन में है, यार्ड में। कोर्ट यार्ड मीन्स यार यार्ड, आंगन हाथा खुला स्पेस जो होता है घर के आगे या पीछे, कोर्ट यार्ड, बैक यार्ड। ओके। तो भोली जो है वहाँ पर वो लेटी हुई रहती है और वो सारी बातें वो सुन रही होती, जो भी धीरे धीरे उसके पेरेंट कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। विशंबर नाथ जो थे वो एक अच्छे ग्रॉसर थे, और वो वहाँ आते हैं बड़ी पार्टी के साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शादी के लिए, काफ़ी मतलब कि अच्छे खर्चा करके आते हैं खूब बढ़िया तरीके से। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. Okay, with the bridegroom riding a decorated horse. और एक ब्रास बैंड रहता है उनके हाथ में, एक पॉपुलर ट्यून रहती है, इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। और वहाँ पर जो एक गाना एक बजता रहता है, और प्रोसेशन मतलब जो शादी का जो बारात जिसे हम कहते हैं, परेड बारात प्रोसेशन। ओके। ब्राइड ग्रूम की आ रही होती है, डेकोरेटेड हॉर्स रहता है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से शादी आ रही होती है। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और रामलाल बहुत खुश हो जाता है इस तरीके की लग्जरी, लग्जरी मतलब शान शौकत, स्प्लेंडर मीन्स शान शौकत। हियर यू कैन सी दिस, शान शौकत देख के खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो है चौथी बेटी की इस तरीके की शानदार शादी होगी, इतनी शानदार तरीके से उसकी वेडिंग होगी। Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. जो भोली की एल्डर सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर थी, जो वहाँ आती है, वो इस ओकेज़न के लिए जेलस हो जाती, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से शादी हो, इन्वियस मीन्स जेलस, इतने अच्छे तरीके से, इतनी शान शौकत से, इतने अमीर घर में शादी हो रही है, वो भी भोली की, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Boli, clad in a red silken bridal dress, was led to bride's place near the sacred fire. अब जब जो है ना, when the auspicious moment come, जब ये अच्छा, इतना अच्छा बढ़िया मोमेंट आता है, तब जो प्रीस्ट है वो कहता है ब्रिंग द ब्राइड, कि दुल्हन को लेके आओ। तो भोली जो है बहुत ही सुंदर सिल्क ब्राइडल ड्रेस में लाई जाती है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो वहाँ पर आती है उस पवित्र अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ। और एक फ्रेंड कहता है कि दुल्हन को जो है प्रॉम्प्टेड माने लीड टू, आगे बढ़ना। उसका एक फ्रेंड आगे बढ़ करके कहता है कि जो है ब्राइड को गार्लैंड मतलब जो माला है फूलों की वो पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। उनके हाथ में येलो मैरीगोल्ड के जो है गार्लैंड थे, फूलों की माला थी। वोमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल। और वोमेन जो है ना अपने सिल्कन वेल से वो पीछे हट गई फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, ब्राइड्स फेस। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। और उसका जो वोमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, अपना जो सिल्कन वेल था, वो जो घूंघट, वेल मीन्स घूंघट, कवर, उसको पीछे करती है, ठीक है। तो जो ये विशंबर है वो उसके फेस को एक बार देख लेता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड्स। और उसके हाथ में गार्लैंड जो रह जाती है। द ब्राइड इज स्लोली पुल्ड डाउन द वेल। और ब्राइड अपने घूंघट को हटा देती है। ओके। अ पीस ऑफ थिन मटेरियल वॉर्न बाई वुमेन टू कवर द फेस और हेड। वो जो सिर पे कवर लगाया जाता है ना, घूंघट जिसे हम कहते हैं, वो पीछे करती है, ओवर हर फेस, अपने फेस से हटाती है। Clear? This is the lesson, and now we will read the remaining part of this lesson in our third lecture. If you have any doubt, you can ask me on WhatsApp. Okay, class? And you will have to write down the summary and some questions which will be given to you. You will have to write.